नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा जो ऑफलाइन कोचिंग में बच्चे पढ़े हुए थे उन सभी बच्चों का मांग था कि सर आप जो है वह 12th केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताइए, जो प्रश्न जो है वो बिहार बोर्ड में पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो उन सभी बच्चों के कहने पर हम कुछ ऐसे प्रश्नों को किताब में से चुन करके लाए हैं जिसकी जो संभावना है बिहार बोर्ड में पूछे जाने की 100% है। वो उन सभी प्रश्नों में जो है प्रश्नों की जो कुल संख्या है वो 20 है और ये 20 प्रश्न जो है वह सभी 2 नंबर वाले हैं लघु उत्तरीय। और इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम यहाँ अपना जो है नोट्स में मतलब एक पेज में लिखे हुए हैं और इन सभी प्रश्नों को हम जो आपको हैं यहाँ बताने वाले हैं। इन प्रश्नों की जो संख्या है वो टोटल 20 है। 20 प्रश्नों के जो है वो हम आपको यहाँ पर लिख करके बताएंगे, ठीक है, और समझा भी देंगे। और ये जो मेरे 20 जो प्रश्न हैं जो मेरे कॉपी में मेरे हाथों के द्वारा लिखा गया है, ये सभी के सभी प्रश्न आपको द मेंटल क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाला जाएगा मेरे द्वारा, और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा आप यहाँ पर लिखे हुआ देख रहे हैं, क्लास 12 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, क्लास 12, ठीक ना, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 का थी तो CHEMISTRY, क्लास 12 केमिस्ट्री 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जो है वो बहुत अधिक है। ये मेरे द्वारा गैसिंग किया गया प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम इसमें से आपके चैप्टर में से छाटे हैं वो चैप्टर वाइज छाटे हैं। हर एक चैप्टर में से जो महत्वपूर्ण हमको प्रश्न लगा है जिसकी पूछे जाने की संभावना बहुत अत्यधिक है, उन सभी प्रश्नों को हम छाट करके लाए हैं। पहला जो मेरा प्रश्न है वो है नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। मेरा पहला जो प्रश्न है जो मेरे द्वारा किताब में से छाटा गया है वो है नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। 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 तो प्यारे बच्चों, हम आपको नेटवर्क ठोस के बारे में बताए हैं कि छोटे छोटे अणु जो होते हैं, छोटे छोटे परमाणु होते हैं, वह अपने नजदीकी परमाणु के साथ जुड़ करके या उनसे मिल करके यह क्या करते हैं तो एक बड़े से विशाल यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं तो एक बड़े से विशाल यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं तो नेटवर्क ठोस कहते हैं। या फिर नेटवर्क ठोस को हम क्या कहते हैं तो नेटवर्क ठोस को हम क्या कहते हैं तो नेटवर्क ठोस को हम सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें जो सहसंयोजक यौगिक होंगे उसमें सहसंयोजक बंधन पाया जाएगा, यानी कि नेटवर्क ठोस को हम क्या कहते हैं तो सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं, ठीक है। ये मेरा पहला प्रश्न था। उसके बाद मेरा प्रश्न जो 2 नंबर है वो है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। कांच को जो है वो अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। कांच को, ठीक ना, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। कांच को, मेरा प्रश्न संख्या जो 2 है वो है कांच को अतिशीतित कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए कहा जाता है, जो कांच जो है वह थोड़े से क्या होते हैं तो विराम में तो रहते ही हैं, लेकिन वह विराम की स्थिति में भी उनके कण क्या होते हैं तो गतिशील होते हैं, इसीलिए कांच को क्या कहा जाता है तो अतिशीतित द्रव कहा जाता है। हम आपको नोट्स बनाए हैं उसमें हम परिभाषा लिखे हैं कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें द्रवों के समान प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, यद्यपि यह बहुत मंद होते हैं, अतः इसे आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव कहा जाता है। कांच जो है वो क्या है तो मेरा अक्रिस्टलीय पदार्थ है। कांच मेरा क्या है तो अक्रिस्टलीय पदार्थ है, क्योंकि इसे तोड़ने पर यह अनिश्चित टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती तो इसको हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और इसमें पानी की जैसे, ठीक है, पानी के जैसे जो है वो प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन ये जो प्रवाह है उनके कणों की वह अति मंद होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कांच को क्या कहते हैं तो अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं तो कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं, ठीक है। फिर हम जो दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए इसमें रखे हैं
वह सांद्रता किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है मेरा, सांद्रता 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 किसे कहते हैं, सांद्रता किसे कहते हैं। तो सांद्रता कहने का मतलब होता है कि किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलयन में जो विलय की मात्रा है उसको क्या कहते हैं, तो सांद्रता कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि विलयन जो है वो विलय और विलायक से मिलकर के बनते हैं। विलयन का जो निर्माण है वह दो घटकों से होता है, दो घटकों से होता है, एक होता है विलय से और दूसरा जो है वो होता है विलायक से। एक किसी विलयन का निर्माण जो है वो दो घटकों से मिलकर के होता है, एक होता है विलय से, दूसरा होता है विलायक से। जिसकी मात्रा अधिक हो उसको हम बोलेंगे विलायक है, जिसकी मात्रा कम हो उसको हम क्या बोलेंगे, तो विलय बोलेंगे। ठीक है, तो जब किसी विलयन में विलय की मात्रा किसी विलयन में जो विलय की मात्रा होगी उसको हम क्या कहेंगे, तो सांद्रण कहेंगे। जैसे अगर यहाँ पर हम चीनी को लेते हैं और किसको लेते हैं, तो जल को लेते हैं, चीनी और किसको, जल को लेते हैं, तो जल हम अधिक मात्रा में देंगे, चीनी हम कम मात्रा में देंगे, तो चीनी मेरा क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, और जल जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, तो विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो चीनी की जो मात्रा होगा इस विलयन में, विलय और विलायक मिलने से क्या बनता है, तो विलयन बनता है। तो इस विलयन में जो चीनी की मात्रा होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, तो सांद्रता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सांद्रता कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे बातों को। ठीक है, ये हम आप सब सभी प्यारे बच्चों को ऑफलाइन क्लास में बेहतर तरीका से समझा चुके हैं। ठीक है, और जो मेरे बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो पहली बार, वो भी बेहतर तरीका से समझ पाएंगे कि विलय और विलायक मिलकर के क्या करते हैं, तो विलयन का निर्माण करते हैं। जैसे में चीनी और जल, जल जो है मेरा विलायक है, चीनी जो है मेरा विलय है, और ये विलय की जो मात्रा है जैसे जैसे घुलेगा विलयन में, जैसे जैसे विलयन में घुलेगा वैसे वैसे इसकी सांद्रता का जो मान है वो क्या होगा, तो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है बिहार बोर्ड में। उसके बाद है नॉर्मलता किसे कहते हैं, नॉर्मलता। मेरा जो चौथा प्रश्न है वो है नॉर्मलता किसे कहते हैं, नॉर्मलता, नॉर्मलता किसे कहते हैं, नॉर्मलता किसे कहते हैं, नॉर्मलता किसे कहते हैं। ये सभी प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अत्यधिक संभावना है। ठीक है, तो नॉर्मलता किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी विलयन में, ठीक है, किसी, इसका परिभाषा है कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, तो नॉर्मलता कहलाती है। यानी कि 1 लीटर में क्या होगा, तो विलयन होगा, 1 लीटर में क्या होगा, विलयन होगा, और इस 1 लीटर विलयन में जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी, ठीक है, 1 लीटर विलयन में जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम कहेंगे नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता को हम कैपिटल एन लेटर से क्या करते हैं, तो सूचित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है मेरा क्या चीज, जो मेरा 5वां प्रश्न है, हेनरी का नियम किसे कहते हैं, हेनरी का नियम किसे कहते हैं, हेनरी का नियम। यह बहुत अत्यधिक पूछे जाने की संभावना है। क्या चीज, कि हेनरी का नियम किसे कहते हैं, हेनरी का नियम किसे कहते हैं, हेनरी का नियम किसे कहते हैं, हेनरी का नियम किसे कहते हैं। तो हेनरी का जो नियम कहता है वो कहता है किसी गैस की विलयता, ठीक है, किसी गैस की जो विलयता है उसके आरोपी दाब की क्या होती है, तो समानुपाती होती है, अर्थात m समानुपाती p, m समानुपाती p। किसी गैस की जो विलयता है उसके आरोपी दाब की क्या होती है, तो समानुपाती होती है, अर्थात किसी विलयन में हम जितना अत्यधिक मात्रा में गैस को भरेंगे उस विलयन में तो उतना ही अत्यधिक मात्रा में क्या होगा, तो दाब का मान बढ़ेगा। समझे, यही क्या कहलाता है, हेनरी का नियम कहलाता है। ठीक है, जैसे स्प्राइट की बोतल में हम CO2 गैस की मात्रा को भर देते हैं तो उसमें दाब का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो उस पर दबाव बना करता है, उससे जैसे ढक्कन में हम खोलते हैं तो दाब के कारण जो उसका जो द्रव है वो क्या है बाहर निकल जाता है। इसी को क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। यानी कि हेनरी का नियम कहता है किसी गैस की विलयता उसके आरोपी दाब की क्या होती है, तो समानुपाती होती है। ठीक है, जैसे m समानुपाती p, m बराबर kp, जहां m बराबर मेरा हो गया क्या चीज, तो m बराबर हो गया मेरा द्रव्यमान, m बराबर मेरा हो गया द्रव्यमान, p बराबर हो गया मेरा दाब पास्कल। ठीक है, और k बराबर मेरा हो गया समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती क्या चीज, तो स्थिरांक। समझे, हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, और ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावना है। हम अभी भी आपको ये प्रश्न करा रहे हैं और पेपर आने के बाद भी हम आपको ये प्रश्न करवाएंगे कि ये प्रश्न जो हम 20 करवाए हैं इसमें से 20 में से मेरा जो प्रश्न है वो अधिक से अधिक आया है कि नहीं आया है एग्जाम के पेपर में। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है वो बिल्कुल आने की संभावना है। उसके बाद है कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, राउल्ट का नियम, ये जो वैज्ञानिकों का नियम है वो बिहार बोर्ड बहुत मतलब
जो भी मेरा वैज्ञानिकों का नियम है वो बिहार बोर्ड जो है ना पूछता है, वैज्ञानिकों के नियम को नहीं छोड़ता है, ठीक है। इसीलिए वैज्ञानिक जो नियम है उसको हमको क्या कर देना है, तो बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। वैज्ञानिकों का जो नियम है, करेंट इन राइट मोड कमेंट कैन नॉट बी ओपन करेंटली, क्या क्या हो गया मैम डिजिटल बोर्ड में, 1 मिनट रुक जाइएगा, 2 मिनट, ठीक है, ठीक 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 ठीक, सॉरी तो माफ कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है। कहता है राउट का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। राउट 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 का नियम, राउट का नियम किसे कहते हैं, राउट का नियम किसे कहते हैं, राउट का जो नियम है वह किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि राउट का जो नियम है वह दो द्रवों के लिए दिया गया है, एक वाष्पशील द्रवों के लिए और दूसरा अवाष्पशील द्रवों के लिए। तो इनमें से किसी एक का जो प्रश्न है, किसी एक का जो आपका परिभाषा याद होगा वो आपको लिख देना, वाष्पशील विलय के लिए या फिर अवाष्पशील विलय के लिए, ठीक है। तो राउट का जो नियम है वो कहता है स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाव से क्या होते तो अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब हुआ अगर हम ताप को स्थिर रखेंगे, ठीक है, तो द्रवों के जो मतलब द्रवों के जो मेरा विलयन है उसके वाष्प दाब जो है वह मोल प्रभाव से क्या होगा तो अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि उल्टा होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा है 7वां प्रश्न, आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या है। 7वां मेरा जो प्रश्न है वो है आदर्श 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 तथा अनादर्श, आदर्श तथा अनादर्श, आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या है। कहने का मतलब है कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। तो जो विलयन ताप एवं दाब के सभी स्थिति में राउट के नियम का पालन करता है, जो राउट का नियम कहता है क्या चीज, जो वाष्प दाब है वो मोल प्रभाव से क्या होती है तो अनुक्रमानुपाती होती है, ये राउट का नियम कहता है, ठीक है। तो अगर कोई विलयन क्या है तो ताप एवं दाब की सभी स्थिति पर राउट के नियम का पालन करती है तो उसे हम अनादर्श विलयन कहेंगे। और जो विलयन ताप एवं दाब की स्थिति, ताप एवं दाब के किसी भी ताप एवं दाब की स्थिति पर, ठीक ना, राउट के नियम का पालन नहीं करती उसे क्या कहेंगे तो अनादर्श विलयन कहेंगे। सिंपल सा बात, वह विलयन जो राउट के नियम का पालन करती है उसे हम क्या कहेंगे तो आदर्श विलयन कहेंगे, और वह विलयन जो राउट के नियम का पालन नहीं करती है उसे हम अनादर्श विलयन कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आपका जो 8वां प्रश्न जो मेरे द्वारा गैसिंग किया गया है वो है आपका क्या तो अनुसंख्यक गुण, अनुसंख्यक गुण किसे कहते हैं। 8वां जो प्रश्न है वो है आपका अनुसंख्य गुण किसे कहते हैं, अनुसंख्य गुण, अनुसंख्या गुण किसे कहते हैं, अनुसंख्या गुण किसे कहते हैं, ठीक है। अनुसंख्या जो गुण है वो किसे कहते हैं। तो अनुसंख्या गुण का परिभाषा कहता है कि विलयन का वह गुण, विलयन का वह गुण जो उसके ताप दाब पर निर्भर न करके विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं तो विलयन का अनुसंख्या गुण धर्म या फिर गुण कहते हैं। आप जब ये प्रश्न पूछ सकता है विलयन का अनुसंख्या गुण किसे कहते हैं या विलयन का अनुसंख्या गुण धर्म से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है कि विलयन का वह गुण जो उसके ताप दाब इत्यादि पर निर्भर न करके विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलय का मतलब आप जानते हैं जो पदार्थ उसमें किसी विलयन में घुला हुआ है, ठीक है। तो विलयन का वह गुण जो उसके ताप दाब पर निर्भर न करके विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं तो विलयन का अनुसंख्या गुण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं तो विलयन का अनुसंख्या गुण कहते हैं, ठीक है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी के सभी प्रश्न आपको बेहतर तरीका से समझ में आ रहा होगा, और अगर आप बेहतर तरीका से समझे हुए हैं तो इसको क्या कीजिएगा एक बार डिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न क्या है तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये जो प्रश्न है वह बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सभी के सभी बिहार बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हिमांक का अवनमन क्या है, हिमांक का अवनमन क्या है, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन क्या है, हिमांक का अवनमन क्या है, ठीक है। हिमांक का अवनमन करने का मतलब होता है कि हिमांक अवनमन का मतलब समझ क्या है तो किसी वस्तु के द्रव वस्तु के ठोस
बनने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, तो हिमांक का अवनमन करते हैं। ठीक है, तो जितने भी जो मेरा विलयन है, जितने भी मेरा क्या है तो विलयन है, वह एक निश्चित ताप पर क्या हो जाती है, तो जम जाती है। और जिस निश्चित ताप पर विलयन जमती है या जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव जमता है उसे हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है इस पेज में बहुत आसान तरीका से और बेहतर राइटिंग द्वारा लिखा गया है। ठीक ना, हम खुद से इन प्रश्नों का उत्तर को बनाए ध्यान से। ठीक है, और हम खुद से इसको लिखे हैं। उसके बाद मेरा जो 10वां प्रश्न है वो है मेरा फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम क्या है। ठीक है, आप जानते हैं फैराडे साहब क्या कहते तो विद्युत का अपघटन नियम देते। ठीक है, मेरा जो 10वां प्रश्न है, मेरा जो 10वां प्रश्न है वो है मेरा कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या है। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या है। ठीक है, 10वां जो प्रश्न है वो है मेरा फैराडे 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 का विद्युत अपघटन नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन नियम क्या है। नियम क्या है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम क्या है। ठीक है, तो फैराडे का विद्युत अपघटन का जो नियम कहता है वो कहता है क्या चीज की, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम जो कहता है वो कहता है कि एक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के क्या होती है, तो अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात m अनुक्रमानुपाती q, जहाँ m जो है मेरा पदार्थ की मात्रा है और q जो मेरा है वो विद्युत धारा है। ठीक है, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रोड पर यानी कि जो जहाँ पर मतलब धारा आता है, एक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के क्या होते हैं, तो अनुक्रमानुपाती होते हैं, अर्थात m अनुक्रमानुपाती q। उसके बाद है 11वां प्रश्न मेरा अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि जो हम आपको 11वां प्रश्न बताने वाले हैं उससे पहले क्या करते हैं, तो ये सभी प्रश्नों को हम मिटा करके यहाँ से साइड कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न को लिखने के लिए स्थान चाहिए और मेरे पास स्थान की क्या है, तो कमी है। ठीक है, और इसीलिए हम इन सभी को क्या करते हैं, तो यहाँ से हटा करके साइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं, इन प्रश्नों को हटा करके यहाँ से साइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको साइड में इसको रख सकते हैं, लेकिन हटा ही देने में फायदा है। ठीक है, लीजिए इसको हम साइड विदा कर दिए। ठीक है, अलविदा नहीं किए बल्कि क्या कर दिए, तो विदा कर दिए इन सभी प्रश्नों को। आपको क्या करना है, तो इन सभी प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम में चैनल है द मेट्रिक क्लासेस, उस चैनल इसमें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, उसको फॉलो कर लेना है। वहां पर सभी के सभी प्रश्न जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ के रूप में। ठीक है, चलिए अब जो मेरा जो 11वां प्रश्न है वो हम आपके लिए कैसे किए। 11वां प्रश्न है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। 11वां जो प्रश्न है आपका वो है आपका, ठीक है, 11वां प्रश्न जो है वो है आपका अभिक्रिया रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। 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 तो आप जानते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में, ठीक है, या नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर बेहतर तरीका से समझाने वाले हैं कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि है उसकी परिभाषा को पढ़ कर सुना देते हैं आपको, उसके बाद इसका हम मतलब आपको समझाएंगे। ठीक है, कहता है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, वह उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कहने का मतलब किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग लिखने में प्रयुक्त होती है। कहने का मतलब हुआ कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको हम अभिकारक बोलते हैं, और जो पदार्थ मेरा बन रहा है उसको हम प्रतिफल बोलते हैं। तो अभिकारक के जो अणु हैं, ठीक है, अभिकारक के अणु जो हैं उन अणुओं की संख्या, अभिकारक के जो अणु है, ठीक ना, वो अणुओं को माफ कीजिएगा, हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। कहने का मतलब है किसी अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग नियम है। ठीक है, तो देखिए हम आपको शुरू से सुनाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है वह जो पदार्थों को लिया जाता है उसको अभिकारक कहते हैं और बनने वाले को प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया में जो अभिकारक के अणु होगा, अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारक के जो अणु होगा जो वेग नियम को लिखने में
उपयुक्त है, जो क्या है वेग नियम को निकालने में या लिखने में क्या है प्रयुक्त होता है या उपयुक्त है, उससे ही हम क्या कहते हैं तो अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। सब समझे। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक बोलते हैं, बनने वाले को प्रतिफल बोलते हैं, और अभिकारक के जो अणु है ठीक है वह वेग नियम को निकालने में प्रयुक्त होते हैं या फिर वेग नियम को निकालने में सहायता प्रदान करते हैं, जिसे क्या कहते हैं तो अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। समझे कि नहीं समझे बातों को। ठीक है, बहुत सारा मतलब बहुत सिंपल बात है। ठीक है, इसमें ज्यादा उलझना हमको नहीं है। उसके बाद मेरा पेप्टीकरण किसे कहते हैं। आपका जो 12वां जो प्रश्न है वो आपका पेप्टीकरण किसे कहते हैं। आपका जो 12वां प्रश्न है वो है आपका पेप्टीकरण। हम आपको 20 प्रश्न करवाने वाले हैं। 20 प्रश्न को समझने के लिए आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, पेप्टीकरण किसे कहते हैं, क्योंकि अगर आपको 30 मिनट की जो क्लास है, अगर वो आपको 30 मिनट की जो क्लास है वो अगर आपको 15-20 नंबर दे करके जाता है तो यह आपके फायदे की चीज है कि आपके हानि की चीज है। ठीक है, पेप्टीकरण पेप्टीकरण जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, पेप्टीकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं। आपका ये जो पेप्टीकरण है ये हम आपको ऑफलाइन क्लास में तो हम अपने प्यारे बच्चों को वो समझाए हुए हैं। ठीक है, तो वो उम्मीद है कि वो सभी समझ जाएंगे एक ही बार में। पेप्टीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, पेप्टीकरण किसे कहते हैं, पेप्टीकरण जो है वह किसे कहते हैं। ठीक है, तो पेप्टीकरण का जो परिभाषा मेरे द्वारा इसमें लिखा गया है वो लिखा गया है कि अविलेय अवक्षेप को किसी समान आयन वाले विद्युत अपघटय की उपस्थिति में विलायक के साथ हिलाने पर अवक्षेप का क्या होता है तो पेप्टीकरण हो जाता है। ठीक है, तो ये हम सभी बात आपको तो बताए हुए हैं। इसमें लिखा गया है अविलेय अवक्षेप को। ठीक है, अविलेय कहने का मतलब जो विलयन में नहीं घुलता हो। ठीक है, समान आयन वाले विद्युत अपघटय की उपस्थिति में, यानी कि विद्युत अपघटय की उपस्थिति में विलायक के साथ हिलाने पर, ठीक है, विलायक के साथ हिलाने पर अवक्षेप का क्या होता है तो पेप्टीकरण हो जाता है। यानी कि अविलेय अवक्षेप होगा, उसको हम क्या करेंगे तो समान विद्युत अपघटय वाले विलयन के साथ मिलाएंगे और मिलाने के पश्चात क्या होंगे तो अवक्षेप के रूप में, यानी कि एक बेकार पदार्थ के रूप में, क्या बेकार में अवक्षेप के रूप में जो है वह अपना मतलब एक अलग जो है वो अपना दुनिया बना करके स्टार्ट हो जाएंगे। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं तो पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर मेरा जो 13वां जो प्रश्न है वो यहाँ से ऑर्गेनिक का प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है, 13वां जो प्रश्न है मेरा है गुटर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं। गुटर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं। गुटर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं। मेरा अगला जो प्रश्न है 13वां वो है गुटर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं। गुटर्ज जो अभिक्रिया होता है वह किसे कहते हैं। ठीक है, हम आपके लिए एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें जो है वह गुटर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, कैनी-जारो अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक ना, तो जितने प्रकार की जो अभिक्रिया है वो सभी के सभी हम आपको 7 या 8 अभिक्रिया है वो 8 के 8 अभिक्रिया हम आपको पूरी किताब में से लिख करके यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, और समझाने वाले भी हैं। ये हम आपको कल तक आपको हम बता देंगे एग्जाम से पहले तक। ठीक है, वो मेरा है कैसे गुटर्ज अभिक्रिया किसे कहता है जब एल्किल हैलाइडों के दो अणु धात्विक सोडियम से ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं तो गुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा तो हम पढ़े, हम समझ गए, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये आपके ऑर्गेनिक के सवाल है। ऑर्गेनिक के सवाल में देखिए यहाँ पर बहुत सारे वर्ड आया है एल्किल हैलाइड, उसके बाद आया है सोडियम धातु, ईथर, एल्केन। तो ईथर क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्किल क्या होता है, एल्किल हैलाइड क्या होता है। ये सभी बातों को हम आपको जब तक एक एक करके नहीं समझाएंगे तब तक ये सभी बात समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको इस परिभाषा को याद कर लेना है कि जब एल्किल हैलाइडों के दो अणु धात्विक सोडियम से ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं तो गुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। हम आपको ये क्या करते हैं तो इस समीकरण को हम समझाते हैं आपको। ठीक है, पूरे बढ़िया तरीका से। जैसे यहाँ पर देखिए क्या चीज है तो CH3 है, CH3Br, ठीक है, प्लस 2Na सोडियम, ठीक ना, और प्लस BrCH3। इसकी अभिक्रिया हम कहाँ कराएंगे तो इसकी जो अभिक्रिया है वो हम जब इसकी हम अभिक्रिया करवाएंगे किसका CH3Br का सोडियम धातु के साथ। ठीक है, CH3Br का किसके तो सोडियम धातु के साथ। ठीक ना, तो यह क्या करेगा कि CH3 बनेगा, क्या बनाएगा CH3 और उसके साथ फिर क्या थी CH3
और CH3। अब आप जानते हैं कि दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, तो दो कार्बन को हम एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेन। कार्बन की जो संख्या वो उसके दो गुने से दो अधिक होनी चाहिए, यानी कि दो कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, यानी कि दो कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। और एथेन के बगल में क्या बना था यहाँ पर, तो 2NaBr, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड। देखिए यहाँ पे मेरा CH3 है ना, CH3Br, ठीक है, CH3Br। फिर यहाँ पे मेरा CH3Br है और मेरा बीच में क्या है, तो सोडियम धातु है। जब हम CH3Br और CH3Br के सोडियम धातु की उपस्थिति में करवाएंगे तब ये क्या बना लेगा, एथेन बना लेगा। एथेन बनाने के बाद ये क्या करेगा, तो यहाँ से मेरा क्या चीज, यहाँ से मेरा दो सोडियम, तो यहाँ पर दो सोडियम के है तो दो सोडियम लिख दिए, और यहाँ पर एक मेरा ब्रोमीन, ठीक है, एक ब्रोमीन यहाँ और एक ब्रोमीन यहाँ मिलकर क्या करेगा, तो 2 ब्रोमीन हुआ। तो इसको हम एक साथ यहाँ पे क्या किए, तो 2NaBr लिख दिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये समीकरण आपको, आप सभी प्यारे बच्चों को बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, ठीक है। अब जब आगे वो चलते हैं, वो मेरा क्या क्वेश्चन, DDT क्या है, DDT क्या है। DDT जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से ये प्रश्न जो पूछे जाने के आपको बहुत अत्यधिक संभावना है DDT के बारे में, ठीक है, कि DDT जो है वह क्या है, DDT जो है वह क्या है, DDT क्या है, DDT, ठीक है, DDT क्या है। 14वां जो प्रश्न है वो मेरा DDT क्या है, DDT क्या, ठीक है। तो DDT का जो पूरा नाम है वो सबसे पहले आपको लिख देना है, ठीक है, और उसके बाद लिखना है DDT का जो पूरा नाम आप जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका पूरा नाम है। उसके बाद इसका जो अभिक्रिया है वो होता है क्या चीज, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन को क्लोरोफॉर्म पर एंटीमनी ट्राइक्लोराइड तथा हाइड्रोजन फ्लोराइड की क्रिया से इसको क्या किया जाता है, तो बनाया जाता है। इसका समीकरण भी थोड़ा लंबा है, ठीक है, आपको लिखना है DDT का पूरा नाम, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। उसके बाद लिखना है कि यह एक क्या है, तो कीटनाशक है जिसका उपयोग कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है, और यह क्या है, तो अत्यधिक हानिकारक है, जिसके कारण इसके उपयोग पर कुछ देशों में इसे बैन लगा दिया गया है। इन सभी बातों का आपको लिख करके परीक्षा में आ जाना है अगर इस प्रकार के प्रश्न DDT के बारे में आते हैं तब, ठीक है। उसके बाद मेरा जो 15वां प्रश्न है वो है, मेरा 15वां प्रश्न यहाँ पर है। मेरा 15वां जो प्रश्न है वो है क्या चीज, तो एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर को परिभाषित करें। एक ही प्रश्न में हम आपको सभी प्रश्न रख दिए हैं कि क्या करना है, तो एल्कोहल कॉमा फिनॉल एवं ईथर, एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर को क्या कीजिए, तो ईथर को परिभाषित करें, ईथर को परिभाषित करें, एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर को क्या करें, तो परिभाषित करें। कहने का मतलब एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर, एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है, इसकी परिभाषा पूछ सकता है। और या फिर आप पूछ सकता है एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल के कितने प्रकार होते हैं, फिनॉल किसे कहते हैं, फिनॉल के कितने प्रकार होते हैं, ईथर किसे कहते हैं, ईथर के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको हम जानकारी के बता देते, एल्कोहल के जो है वो 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। उसके बाद जो है वो मेरा ईथर के भी 2 प्रकार होते हैं, सममित ईथर और असममित ईथर। तो यहाँ से आप प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप एल्कोहल फिनॉल ईथर को बेहतर तरीका से पढ़ करके जाए, ठीक ना। अगर आपके नोट्स में लिखा हुआ है तो, क्योंकि इससे प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं, लेकिन हम आपको परिभाषा और इसका क्रियाशील मूलक है वो हम आपको बता देते हैं। तो एल्कोहल की परिभाषा कहता है कि जब एल्केन समूह में से, किसमें से, जब एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, तो विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। जब एल्केन समूह में से OH हाइड्रोक्साइड समूह द्वारा एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं और उसके स्थान पर OH क्रियाशील मूलक जुड़ जाता है, तो किसका निर्माण होता है, तो हाइड्रोजन का निर्माण होता है, सॉरी एल्कोहल का निर्माण होता है। जैसे C2H5 C2H6 है, ठीक है, मेरा C2H6 एथेन है, क्या एथेन, हाँ एथेन है, क्या चीज है, तो एथेन। और एथेन में हम क्या करेंगे, तो OH यानी कि हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे और इसके जगह पर क्या जुड़ जाएगा, तो OH जुड़ जाएगा, C2H5 OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इथेनॉल। तो जब मेरा एल्केन समूह में से OH समूह द्वारा OH क्रियाशील समूह द्वारा एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल के क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो OH होता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड समूह होता है, ठीक है। और एल्कोहल के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। आई होप कि ये सभी बातें आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा फिनोल जो है वो फिनोल किसे कहते हैं, तो मेरा जो एरोमेटिक यौगिक बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन। तो जब बेंजीन में OH क्रियाशील मूलक से जब बेंजीन का जो अभिक्रिया है वो ये OH क्रियाशील मूलक यानी कि हाइड्रोक्साइड समूह से कराया जाता है तो इसमें से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं और इसके स्थान पर क्या जुड़ जाता है, तो OH क्रियाशील मूलक जुड़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। उसके बाद मेरा ईथर है, तो ऑक्सीजन के परमाणु से जब मेरा समान या फिर असमान एल्किल समूह जुड़ जाता है जिसको हम R से सूचित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो ईथर कहते हैं। जब मेरा ऑक्सीजन के परमाणु से उसके दोनों ऑक्सीजन के परमाणु से उसके दोनों भाग में एक एल्किल समूह, ठीक है, और दूसरे में भी एक एल्किल समूह जुड़ जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, तो ईथर कहेंगे। क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। ईथर के जो है वो 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सममित ईथर, एक होता है असममित ईथर। जब दोनों तरफ एल्किल समूह जो है वो बराबर हो, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, इसे हम क्या कहेंगे, तो सममित ईथर कहेंगे। और जब दोनों तरफ एल्किल समूह का जो एल्किल समूह के जो तत्व हैं या यौगिक हैं वो समान नहीं होंगे तो उसे क्या कहेंगे, तो असममित ईथर कहेंगे। समझे कि नहीं समझे बातों को, ठीक है। चलिए उसके बाद मेरा है 16वां प्रश्न, पावर एल्कोहल या शक्ति एल्कोहल किसे कहते हैं, ठीक है। पावर एल्कोहल या फिर शक्ति एल्कोहल किसे कहते हैं, पावर एल्कोहल या फिर शक्ति एल्कोहल किसे कहते हैं। पावर एल्कोहल अथवा शक्ति एल्कोहल किसे कहते हैं, पावर एल्कोहल अथवा शक्ति एल्कोहल किसे कहते हैं, पावर एल्कोहल अथवा शक्ति एल्कोहल किसे कहते हैं, ठीक है। पावर एल्कोहल, आपका जो 16वां प्रश्न है वो है आपका पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल किसे कहते हैं, पावर एल्कोहल किसे कहते हैं, पावर एल्कोहल किसे कहते हैं, पावर एल्कोहल किसे कहते हैं। तो कुछ देश है, ठीक है, इसका जो परिभाषा वो कहता है कुछ ऐसे देश हैं जहां पर क्या होता है, तो एल्कोहल में, ठीक ना, एल्कोहल में पेट्रोल को मिला दिया जाता है। किसको मिला दिया जाता है, तो एल्कोहल में पेट्रोल को मिला दिया जाता है। एल्कोहल में पेट्रोल को मिला जाता है, एल्कोहल प्लस क्या चीज, तो पेट्रोल। एल्कोहल और पेट्रोल को कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल को मिला दिया जाता है और एल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो शक्ति एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो शक्ति एल्कोहल कहते हैं। और शक्ति एल्कोहल को क्या कहा जाता है, तो पावर एल्कोहल कहा जाता है। शक्ति एल्कोहल को क्या कहा जाता है, तो पावर एल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। और इसका निर्माण कैसे होता है, तो जब हम एल्कोहल में पेट्रोल को मिला देंगे तो ये किसका निर्माण करेगा, शक्ति एल्कोहल का निर्माण करेगा, ठीक है। अब आपका अगला जो प्रश्न है क्या बोलते हैं, 16 के बाद 17वां नंबर, ठीक है। 17वां नंबर वो है आपका हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। 17वां नंबर जो प्रश्न है वो आपका है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया क्या है या फिर किसे कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है अथवा किसे कहते हैं। तो हाफमैन जो ब्रोमाइड अभिक्रिया है ये आपका ऑर्गेनिक का सवाल है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जितने भी मेरी अभिक्रिया हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गया, कैनी-जार अभिक्रिया हो गया, सेंडमायर अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तो इन सभी प्रकार के जो मेरे 7 से 8 अभिक्रिया है, इसका स्पेशल जो वीडियो है वो हम आपको बना करके देने वाले हैं और इसी वीडियो में हम आपको बेहतर तरीका से सभी जो है ना ये अभिक्रिया वो अभिक्रिया की परिभाषा और समीकरण के साथ इसको हम समझाने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम इसका परिभाषा पढ़ देते हैं। कहता है इस अभिक्रिया में 1 डिग्री एमाइड की क्रिया Br2 यानी कि ब्रोमीन तथा एल्कोहलीय या जलीय प्रबल क्षार विलयन के साथ कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है जिसमें मूल एमाइड से एक कार्बन परमाणु कम होता है। इसे ही क्या कहते हैं, तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी आपको फिलहाल इतना परिभाषा को सुन करके संतुष्ट करना है। हम आपको जो अगली वीडियो लेकर के आएंगे उसमें सभी प्रकार की अभिक्रिया को हम आपको बहुत बेहतर तरीका से समीकरण के साथ बता देंगे, ठीक है। फिर अगला है आपका 18वां प्रश्न कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब
5 नंबरिया पूछ रहे, 2 नंबरिया पूछ रहे या फिर 1 नंबरिया पूछ रहे, लेकिन इस टॉपिक से जो प्रश्न है वह पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जानते हैं क्या होता है, ठीक है, जो मेरा मतलब चीनी हो गया, ठीक है, जो मतलब पदार्थ जो है वो पेड़ पौधे से हमको मिलता है, ठीक है, चीनी हो गया, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये मध हो गया, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रकृति से मिलने वाले वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सिंपल सा बात है कि प्रकृति से मिलने वाला वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार जानते हैं आगे हैं, जल में मिले के आधार पर होते हैं, उसके बाद स्वाद के आधार पर होते हैं। तो वो सभी प्रश्न जो है वो आपको प्रश्न नंबरिया का, तो उसका भी प्रश्न नंबरिया का भी प्रश्न आपको करवाने वाले हैं आगे। ठीक है, उसके बाद आपका आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल जो है वह किसे कहते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं। ये प्रश्न में जो आपको जो पूछे जाने की वह संभावना जो बिल्कुल बोर्ड में वो बहुत अत्यधिक है। आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, तो आवश्यक एमिनो अम्ल जो है वह किसे कहते हैं, तो मनुष्य जो है एमिनो अम्ल का जो प्रकार है वो 20 होता है। ठीक है, 20 में से 10 जो एमिनो अम्ल है वो मनुष्य अपने अंदर बना सकता है, लेकिन 10 एमिनो अम्ल जो है वो अपने अंदर नहीं बना सकता है, तो उसको भोजन के रूप में बाहरी स्रोतों से ग्रहण करता है। तो वैसा एमिनो अम्ल जिसको मनुष्य भोजन के रूप में बाहरी स्रोतों से ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, तो आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। इसमें जो है उसको स्पष्ट तरीका से परिभाषा लिखे हुए वो आप बेहतर तरीका से पढ़ लेंगे, एग्जाम में लिखकर कहते हैं कि वे एमिनो अम्ल जो मनुष्य के शरीर में संश्लेषित नहीं होते तथा जिनकी पूर्ति भोजन द्वारा की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। उसके बाद विटामिन क्या है, विटामिन क्या है, मेरा 20वां जो प्रश्न है वो मेरा है, ठीक ना, विटामिन क्या है, विटामिन क्या है, ठीक है, विटामिन क्या है, ठीक है। तो विटामिन के बारे में आप जानते ही हैं कि विटामिन क्या है, तो यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है और बीमारी को क्या करता है, तो शरीर में बढ़ने से रोकता है, बीमारी के खतरा को कम करता है, उसे क्या कहते हैं, तो विटामिन कहते हैं। विटामिन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है जल में मिले, ठीक है, और एक जो है वो वसा में मिले। जल में जो मिले है वो मेरा बी और सी विटामिन है, ठीक है, और मेरा जो वसा में जो मिले विटामिन है वो मेरा KE, DA विटामिन है। ठीक है, आपको जो है विटामिन के बारे में भी हर एक बातों को अच्छे से पढ़ कर जाना है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन ए जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बे की कमी से बेरी। तो ये सभी बातों का आपको पढ़ करके जाना है। इसी प्रकार का जो है वो हम आपको 5 प्रश्न करवाने वाले हैं, 5 नंबर 5 प्रश्न नहीं, हाँ 6 प्रश्न जो है हम आपको 5 नंबरिया करवाने वाले हैं, जिसकी पूछे जाने की बिल्कुल संभावना होगा 100% से 90% से 100%। ये 20 प्रश्न को तो आपको बेहतर तरीका से पढ़ जाना है, ठीक है। आप इतने आसान सरल भाषा में लिखे हैं जिसको पढ़िएगा और आपको याद हो जाएगा। ये मेरे द्वारा लिखा गया हैंड राइटिंग में है, जो बिल्कुल एकदम सुस्पष्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक भी बातों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इन सभी 20 प्रश्नों को आपको बेहतर तरीका से पढ़ करके एग्जाम में जाना है, क्योंकि ये पूछे जाने की बिल्कुल अत्यधिक संभावना है। और उसके बाद हम आपके लिए क्या बोलते हैं, तो 2 वीडियो और लाने वाले हैं, ठीक है। पहला वीडियो में क्या होगा, तो 6 प्रश्न और होंगे 5 नंबर वाले, ठीक है। और दूसरा में क्या होगा, तो जितने प्रकार की जो अभिक्रिया है और कुछ जो महत्वपूर्ण जितने प्रकार की जो अभिक्रिया है, ठीक ना, हाफमैन अभिक्रिया, सेंडमाइड अभिक्रिया, केनिज़ारो अभिक्रिया, वो सब बताने वाले हैं। और जो मेरा मतलब महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया है कि क्या होता है जब, ठीक ना, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो भी हम आपको इस वीडियो में करवा देंगे, ठीक है, 10 से 15 को, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने इस परीक्षा को बेहतर तरीका से देकर के आइए, और हम आपके जो हैं वो संघर्ष में भी साथ थे और सफलता के बाद भी हम आपको सही मार्ग दिखाने के लिए हम आपके साथ रहेंगे।